रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हम्म हमने CO2 के बनाए थे। हम्म। तो मतलब जो चार्ज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो उनको भी कंसिडर करते हैं। नहीं निकाल कंसिडर करते क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे ना। जैसे बेंजीन में है, बेंजीन में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हो, कभी कैटायन के साथ, कभी एनायन के साथ, कभी फ्री रेडिकल के साथ। तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होते हैं उन्हीं को कंट्रीब्यूशन में लिया जाता ओके सर। है। हाँ जी श्रेया। सर जो फॉरेन एसिड होते हैं उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट कैसे होते हैं? किसमें? सर सर फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड में इक्विवेलेंट नहीं होते, फॉर्मेट आयन में इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर्मिक एसिड की तो रेजोनेंस में बेटा एक स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर है और एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल और चार्ज एक बराबर हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम चार्ज स्ट्रक्चर की सर कंट्रीब्यूशन नहीं लेते जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ओके सर। हाँ जी। और सर एक जो बैक बॉन्डिंग होती है उसमें हमेशा ये रूल होता है कि एक के पास लोन पेयर होने चाहिए और एक का एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। डेफिनेटली मतलब ये स्टैंडर्ड रूल है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, तो बैक बॉन्डिंग जहां भी होनी है वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर ऐसे ही होने हैं। सर जैसे एक हमने पहले करा था SO2Cl2 वाला, हम्म। तो सर उसमें नहीं बैक बॉन्डिंग होगी, उसमें भी तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। बेटा SO2Cl2 में बैक बॉन्डिंग जो है वो लेस इफेक्टिव है। रीजन बीइंग कि आपके पास बैक बॉन्डिंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो सेकंड पीरियड में तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड के साथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट पहले ऐसे हो जाएगी, तो लोन पेयर के पास जो है वो वापस जाएगा तो वापस डबल बॉन्ड ही जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है तो क्लोरीन से हो सकती है, लेकिन क्लोरीन बड़े साइज का है, उसका बैक बॉन्ड इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ओके SO2Cl2 में बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं की जाती। ओके सर, थैंक यू हाँ सर। जी, वेलकम जी। आर्यन आपने भी कुछ पूछना है? हरनूर सर बोलिए। बोलिए। सर इसमें इफेक्टिव क्यों नहीं है? बेटा बड़े साइज का आइटम होगा तो साइडवाइज ओवरलैप कैसे होगा? तभी तो लिखवाया था बैक बॉन्डिंग में कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ही शो करते हैं, जिनका साइज छोटा होगा उन्हीं का तो चार्ज जो है वो मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड इफेक्टिव बनेगा। Yes. हाँ जी सुखमनी। सर जैसे असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस थे, उसमें जैसे 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें कुछ में रेजोनेंस थी और कुछ में टॉटोमेरिज्म, तो उसमें ना कंफ्यूजन हो रही थी कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म है और रेजोनेंस मूवमेंट ऑफ चार्ज क्लाउड है। आइसोमेरिज्म होगा तो एटम मूव करेगा, जहां एटम मूव कर गया वो रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस का फर्स्ट फंडामेंटल रूल है द स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। अगर स्केलेटन सेम है तो ऑब्वियसली रेजोनेंस होगी इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर स्केलेटन सेम है तो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमेरिज्म होता ही तब है जब कुछ एटम अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यस सर, थैंक हाँ यू। जी। हाँ जी आर्यन। सर मुझे फोर्थ पॉइंट में डाउट है, बोलो पॉलीसेंट्रिक। क्या डाउट है? मुझे सर समझ ही नहीं आया सर क्या लिखा है। ऐसा क्या चीज होगी? जर्मन में लिखा है या फ्रेंच में लिखा है? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। तो आप बताओ ना, आपको उस पॉइंट में दिक्कत क्या है? पॉलीसेंट्रिक वर्ड में है, कोई पर्टिकुलर वर्ड वर्ड में है, आप मुझे वो बताओगे तो मैं समझा पाऊंगा ना। वो आपने जो सेंटेंस लिखा है वो लास्ट क्लास में भी वैसे ही समझाया होगा, आज भी वैसे ही समझाऊंगा। आप मुझे बताओगे कि मुझे किस वर्ड में दिक्कत है तो मैं ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा। हाँ जी आर्यन। पॉलीसेंट्रिक सर समझा दो। पॉलीसेंट्रिक का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना, राइट? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा न्यूक्लियस से होल्ड होंगे
तो पॉलीसेंट्रिक होगा। हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस है और चार्ज क्लाउड कहीं पर प्रेजेंट है, लेकिन जब हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस हैं जिनके बीच में कहीं पर चार्ज क्लाउड प्रेजेंट है। ओके सर। तो पॉलीसेंट्रिक का मतलब कल भी यही समझाया था, आज भी यही बोलूंगा। पॉलीसेंट्रिक मीन्स एक से ज्यादा सेंटर होना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंस यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में सारा चार्ज क्लाउड एक सिंगल न्यूक्लियस ने होल्ड किया है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस ने होल्ड किया है। और कुछ रह गया आर्यन? नो सर। सर एक और डाउट है। अभी कह रहा नो सर, अभी कह रही है एक और डाउट है। चल पूछ। याद आ गया सर, वो हेटेरोन्यूक्लियर वाला पॉइंट था, वो समझ नहीं आया। मैंने कुछ समझाया ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर के नीचे जो था हेटेरोन्यूक्लियर, मैंने कहा मैंने कुछ समझाया ही नहीं, कोई एग्जांपल लिया ही नहीं। उस पॉइंट में सिर्फ ये लिखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट है वो बीएमओ को होता है और वीकर फोर्स का जो बेनिफिट होता है वो एबीएमओ को होता है। तो जब दो डिफरेंट एटम होंगे तो जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वो बीएमओ पर जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का वो एबीएमओ पर जाएगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो एबीएमओ में पास ऑन होता है। दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, है ना। हेटेरोन्यूक्लियर, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने एटम को स्टेबिलिटी देनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देती है? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वो इंस्टेबिलिटी देगी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल प्रोवाइड हायर स्टेबिलिटी। रह गया और कुछ? आर्यन चोपड़ा जी कुछ रह गया? नो सर, बस शीट्स में डाउट है। हाँ वो तो है ही, वो तो आपने भेज दी, लिस्ट में लगा रखी है। पहले मैं हेटेरोन्यूक्लियर के एक दो एग्जांपल लिखवा देता हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में heteronuclear species means heteronuclear diatomic species means molecules or ions with atoms of two different elements, with atoms of two different elements. Their bond characteristics are calculated by using corresponding homonuclear species. Now, what is the meaning of it? हमसे Bn, Cn पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, NO, CO, NO के बारे में पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? हम उनके इलेक्ट्रॉन्स का सम टोटल करेंगे। Bn और Cn पॉजिटिव में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cn में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, CO में Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन हैं और NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So whatsoever bond characteristics belongs to C2, N2 1 positive, N2 and N2 1 negative, that will be explained for these molecular species. तो Cn negative, Cn positive हम N2 1 positive या N2 2 positive के अराउंड एक्सप्लेन कर सकते हैं।
हमसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, कंपैरेटिव पूछ लिया जाए, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो हम इस तरह से इसे यूज करेंगे। तो heteronuclear species means where diatomic molecule or ion has atoms belong to two different elements, right? इनके बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ स्ट्रेंथ वाले फैक्टर में हम बात करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इन जनरल जब हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर या कोई भी और रिलेटेड फैक्ट, देन वी डिस्कस अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग होमोन्यूक्लियर स्पीशीज। तो Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव और CO नाइट्रोजन के बराबर हैं, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3। तो हमारे पास यहाँ पर आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर से फिगर को एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। 3 से 2.5, 2.5, 2.0। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन Bn, Cn, Cn नेगेटिव कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग डायटोमिक होमोन्यूक्लियर केमिकल स्पीशीज, राइट? नोट कीजिए सर। हाँ जी सर, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना, बट सर इसमें 8 बनेंगे Bn में। तो मुझे नहीं पता जी आप कैसे देख रहे हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो ऐसा नहीं कहती, ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि आउटर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है सर, मैं आर्यन चोपड़ा थ्योरी पढ़ी थी आपने कल? पढ़ी थी सर, रिवाइज मुझे याद किया? आ गया। ये आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ उलझे रहते हैं। एमओटी कहती है ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन and all atomic orbital disappear to form new molecular orbitals. हो गया? चलिए फिर असाइनमेंट डिस्कशन पर चलते हैं। शीट 4, ये क्वेश्चन सामने हैं, अगर किसी को और कोई पूछने हो तो पूछ सकते हैं। मैं पेज वाइज स्टार्ट करूंगा, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा ही रहे हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं 5 and 6। अब 4 भी आ गया? यस सर। क्या बात है, ये सारे आर्यन चोपड़ा जी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following ion shows a bond order of 1.75? हाँ जी आर्यन चोपड़ा जी बताइए, उसमें क्या कंफ्यूजन है? सर मुझे स्ट्रक्चर मतलब समझ में कैलकुलेट नहीं हो रहा स्ट्रक्चर से ना, जो मैंने बनाया है। तो स्ट्रक्चर गलत बना दिए होंगे काके। पहला नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे या वेस्पर से बनेंगे, है ना।
हम उसके बाद बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स के लिए उसको यूज करेंगे। कार्बोनेट आयन का टाइपिंग एरर है, CO3 1 नेगेटिव नहीं हो सकता, CO3 is always 2 negative. So we have here perchlorate ion. जब हम हाइब्रिडाइजेशन बेस पर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे तो ये निकल कर आएगा। ऑक्सी एनायंस में हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 4/3, 4/3 and 7/4. So here it is 1.75, right? तो जब भी ऑक्सीजन आयन की बात होगी, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि सभी ऑक्सीजन एटम उसको शेयर कर रहे होंगे। यस सर, हो गया। हाँ जी, सबका हो गया, सबने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, in the anion format ion the carbon oxygen bond lengths are found to be equal. This is due to resonance. The anion is found to resonating structure. A हो जाएगा बेटा। आपके पास फॉर्मेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों इक्विवेलेंट हैं। मैंने स्पेशल केस की फॉर्म में इसको क्लास में लिया था। फॉर्मेट आयन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक में एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, दूसरे में दूसरे पे डबल बॉन्ड है। तो जब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगा और फॉर्मल चार्ज -1/2 हो जाएगा। हाँ जी आर्यन। यस सर, मुझे ये डाउट था कि चार्ज कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट। पर चार्ज की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, इक्वल बॉन्ड लेंथ की बात की थी। ठीक है, चार्ज की भी डिस्कशन हो गई, क्योंकि दोनों पर इक्वल शेयरिंग है तो वो एज इट इज -1/2 आ जाएगा। सर फॉर्मल चार्ज कैसे करा कैलकुलेट? फॉर्मल चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर शेयरिंग दैट चार्ज। ओके सर। जब ऑक्सीजन आयन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। हम ऑक्सीजन आयन का फॉर्मल चार्ज लुईस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन आयन इन जनरल कह रहे हैं और लुईस की रेफरेंस नहीं है तो रेजोनेंस से निकालेंगे, और रेजोनेंस से निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉस्फेट आयन का फॉर्मल चार्ज पूछा है। फॉस्फेट आयन में भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो चारों ऑक्सीजन एटम 3 नेगेटिव के चार्ज को शेयर करेंगे। सो फॉर्मल चार्ज प्लस पर ऑक्सीजन एटम विल बी -3/4 -0.75। ऑक्सीजन आयन में चार्ज कैसे लिखा जाता है? नंबर ओवरऑल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। सर इसमें डी भी करके दिखाना प्लीज। हाँ जी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा? मतलब ये तो आयन का फॉर्मल चार्ज है, तो डी ऑप्शन क्यों बनाऊंगा? में 1 आंसर दिया हुआ है। हाँ जी, -1। सर इसका आंसर 1 दिया हुआ है। -1 दिया है तो -1 नहीं आएगा ना, -0.75 आएगा, है ना। -1 सिर्फ तब आएगा जब मैं इसे लुईस से बनाऊंगा, क्योंकि लुईस में ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। वैसे ये हाइपरवेलेंट है, हाइपरवेलेंट है तो आप हाइपरवेलेंट के हिसाब से ही निकालेंगे। ओके सर। नेक्स्ट पेज। इस पेज पर और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है 11, 14 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दैट कंटेन्स NN बॉन्ड। इसमें तो स्ट्रक्चर ही जानने हैं।
स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के बेस पर ही आप एन बॉन्ड है या नहीं डिसाइड कर पाएंगे। पहले में ही एन बॉन्ड आ गया। आपके पास इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको एन बॉन्ड में कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। N2O4 डेफिनेटली एन बॉन्ड है, एंड डी N2O5। बताइए आर्यन क्या कंफ्यूजन है इसमें? हमें स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन थी। आने चाहिए थे आपको, क्योंकि ये तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 है, पी ब्लॉक, हमें ये स्ट्रक्चर्स पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल जो है वो BF3 का है, उससे सबसे छोटा बॉन्ड एंगल जो है वो ClF3 का है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है उसके हिसाब से जहां पर ये बॉन्ड एंगल बन सकता है। बॉन्ड एंगल विल बी हाईएस्ट इन BF3 एंड स्मॉलेस्ट इन ClF3। क्या रीजन है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में BF3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विदाउट लोन पेयर, सो बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। ClF3 जो है वो टी शेप्ड मॉलिक्यूल है, टी शेप्ड मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास जो PF3 और NF3 हैं उनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, राइट। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है। डेफिनेटली ये एंगल ग्रेटर देन 109 होगा और लेस देन 120 होगा, इसलिए आपके पास BF3 सबसे बड़ा चाहिए और ClF3 सबसे छोटा चाहिए। मैं इसको आपको हर मॉलिक्यूल का प्रिसाइज भी लिखकर समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एंट्रेंस में कैसे फोकस करेंगे, जहां पर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हों, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हों, पहले वो ऑप्शंस लीजिए जहां आप 100% श्योर हैं। PF3 और NF3 में दो अलग फैक्टर आने हैं, एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस और एक बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड लेंथ का छोटा होना। तो ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऑप्शन लें जहां पर एक ही पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो रही हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 16th का C आया है कि 16th का C डिस्कस करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर बॉन्ड्स। दिस इज प्योर ऑर्बिटल्स, दिस इज व्हाट वी कैन से। हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाती हैं क्योंकि S और P दोनों का करेक्टर मिक्स हो जाता है। S का करेक्टर है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और P का करेक्टर है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए दोनों चीजें चाहिए, एरिया ऑफ ओवरलैप भी चाहिए और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए। हाँ जी श्रेया, समझ में आ गई बात? सर मतलब C ऑप्शन करेक्ट है? C ऑप्शन में पूछा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गर देन प्योर बॉन्ड ट्रू है, करेक्ट है। सर वो दे नहीं रखा है, उसमें A एंड B दिया हुआ है। पूछा भी तो इनकरेक्ट है बेटा। सर करेक्ट नहीं पूछा था। ओके सर। 16th में इनकरेक्ट पूछा है। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज सर। डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। आज क्लास के स्टार्टिंग Yes, में sir, मैंने कहा था, है ना, कि उनका ओवरऑल Yes, sir. स्केलेटन सेम रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक स्पीशीज।
अब ट्राइएटॉमिक स्पीशीज जो मुझे दी हुई हैं वो क्या है? 17th क्वेश्चन में ट्राइएटॉमिक स्पीशीज है NO2 नेगेटिव, NO2, NO2 पॉजिटिव। तो मेरे पास NO2 नेगेटिव में sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर है, NO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेंडिंग कराएगा, बॉन्ड एंगल स्लाइटली स्मॉलर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल NO2 पॉजिटिव, उससे छोटा बॉन्ड एंगल NO2, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल NO2 1 नेगेटिव हो जाएगा। राइट? हाँ जी आर्यन पूछ रहे हैं कुछ? सर ये ऑड क्या होगा? यार अब्बा पूरा सुनता ही नहीं है, ऐसा लगता है केमिस्ट्री दी क्लास में हिस्ट्री दा बच्चा बैठा है। 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, सारा पूरा लिखूं तभी चलेगा काम, है ना? तो मुझे इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसमें NO2 के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसी ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण NO2 डायमराइज करता है। आर्यन चोपड़ा जी, आपको नहीं पता ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैं भूल गया था। हाँ जी बोलिए श्रेया। सर अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन से निकालना हो NO2 तो सर कैसे पता चलेगा? मतलब बेटा कौन से फॉर्मूले की आदत है आपको? हाफ इंटू वी प्लस एम या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सर हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। हाफ इंटू वी, वी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5। तो ये आ गया मेरे पास 2 + 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। 2, अच्छा। क्योंकि जो एक बच जाता है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता ना बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ClCl in 1,1,1 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। हाँ जी सुखमनी जी, क्या कंफ्यूजन है? सर टेट्राक्लोरोमीथेन में 109.5 डिग्री कैसे आएगा? ClCl। बेटा जब आपके पास सेंट्रल एटम के चारों तरफ सेम एलिमेंट के एटम होते हैं तो सारी बॉन्ड पेयर रिपल्शन इक्वल हो जाता है। जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन इक्वल होगी तो बॉन्ड एंगल 109.5 आ जाएगा। आपके पास NH4 पॉजिटिव हो, PH4 पॉजिटिव हो, SiCl4 हो, CCl4 हो, आपके पास GeH4 हो, इन सब में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। जबकि कहीं सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, कहीं सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, सेंट्रल एटम ने इक्वल रिपल्शन एक्सर्ट करनी है। तो जब चारों बॉन्ड पेयर पे इक्वल रिपल्शन होगी तो चारों का बॉन्ड एंगल 109.5 आ जाएगा। बॉन्ड एंगल डेविएट कब करता है बेटा? जब एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर से अलग हो। एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर से अलग होगा तो रिपल्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आर्यन चोपड़ा जी 18th में क्या दिक्कत है? इसमें बी भी तो हो सकता है आंसर। कर देते हैं जी। Which are the two ions from the list given below that have geometry that is explained by same hybridization of orbitals? बेटा मुझे बता दे हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं है? NH4 पॉजिटिव की कितनी है? sp3। और NO2 नेगेटिव की? सर एक मिनट, sp2। तो फिर सेम हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? क्वेश्चन में दिया है, आप बताइए कौन सा ऐसा पेयर है
जिसकी प्रॉपर्टी समझाने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन है। NO2 negative and NO3 negative, they have same hybridization sp2, right? सर तो मुझे कंफ्यूजन थी। कोई बात नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है, होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है और हम रेजोनेंस के अलग अलग प्रॉपर्टीज पर कमेंट करेंगे। मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये मॉलिक्यूल डायज़ोमीथेन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पॉपुलर मॉलिक्यूल है। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस N के पास डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर लोन पेयर आ गया। C ऑप्शन, CH2 नेगेटिव and triple bond N, and D option we have CH2 negative and double bond N positive। हाँ जी बेटा, यहां पर हमें क्या चीज चेक करनी है? पहली चीज चार्जेस की स्टेबिलिटीज और चार्जेस की प्रेजेंस कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है। यहां सबसे पहले मुझे ये दो स्ट्रक्चर नजर आए, इन दोनों स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जिन स्ट्रक्चर्स में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं। तो B और D जो हैं वो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हैं। B और D में B में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है और D में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल विद नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज। इट मींस B इज मोर स्टेबल देन D। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन। नाउ वी आर लेफ्ट विद A एंड C। A एंड C में सेंट्रल नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफरेंशिएटर कौन है मेरे पास? ये नाइट्रोजन और ये कार्बन। इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन, so overall order will be A is more stable than C is more stable than B is more stable than D। तो 1 3 2 4 आंसर मस्ट बी B। हाँ जी, पूछिए अब किसको क्या पूछना है। हमारे पास न्यूट्रल और चार्ज स्ट्रक्चर का कोई कंपैरिजन नहीं था, चारों ही स्ट्रक्चर चार्ज थे, तो हमें चार्जेस की स्टेबिलिटी को और स्ट्रक्चर्स की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ा। ए और सी में सबका ऑक्टेट बुरा है, बी और डी में एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हमने चेक किया कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उनमें स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है। राइट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पे किसी को कुछ पूछना है? नहीं है? बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास के, बड़ी जल्दी सब समझ लेते हैं। हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्रोजन एजाइड। हाइड्राजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। जब यहां पर रेजोनेंस होती है तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर चला जाता है, तो मेरे पास H सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N विद पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर ऐसे आ जाता है। राइट, अब इसका मतलब जो मेरे पास ये वाला बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। राइट, और जब मैं ये वाला बॉन्ड देख रहा हूं
यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर, इसको असाइनमेंट में फर्स्ट कहा गया, इट विल लाई बिटवीन 1 and 2 and bond order of 2 lie between 2 and 3। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो स्मॉलर देन 2 होगा और जो सेकंड है वो स्मॉलर देन 3 और ग्रेटर देन 2 होगा। सर ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखा है समझ नहीं आया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करते हैं बच्चे कि आपके उस स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है। ओवरऑल मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक एन बॉन्ड की बात हो रही है। तो एन बॉन्ड जो फर्स्ट है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, सेकंड स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है। तो उस एन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बिटवीन 1 and 2। और जो मेरे पास 2 और सेकंड बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है और एक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इसी पर है। तो ये स्ट्रक्चर कोई भी बना हुआ नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 29 भी है। हाँ पता है मुझे बच्चे, मैंने 30 इसलिए लिया क्योंकि दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर वहां पूछोगे मुझसे। राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीन पर बना है, यही क्वेश्चन 30 है, तो मुझे लगा साथ साथ इसके समझा दूं ना। श्रेया कुछ पूछना है आपको? सर 26 क्वेश्चन में OH2 और SH2 में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? बेटे डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये स्टेटमेंट सिर्फ तब लगती है जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें सराउंडिंग एटम कांस्टेंट है, सेंट्रल एटम डाउन द ग्रुप चेंज हो रहा है, तो नीचे जाते हुए बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। राइट सर एक मिनट ठहर तो जा रहे हैं ना। हाँ जी श्रेया बोलो। पर जैसे सर जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से बड़ा होगा, तो राइट। सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो तो कम नहीं होनी चाहिए, तो लोन पेयर का इफेक्ट H बॉन्ड्स पे कम नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात बोली आपने, बड़ी जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन आपके पास जब साइज बड़ा होगा बेटे तो चार्ज डेंसिटी स्प्रेड हो जाएगी। आपके पास जो चार्ज क्लाउड होगा वो बिगर सरफेस ऑक्यूपाई करेगा। राइट। हमारे पास बॉन्ड एंगल कौन डिसाइड करता है बेटा? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। OH2 में जो ये शेयर्ड पेयर है ये होगा मोर टूवर्ड ऑक्सीजन। SH2 में इन बिटवीन कहीं होगा। राइट। तो यहां पर स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन in structure 1 is greater than bond pair in 2। इसकी वजह से काउंटर इफेक्ट क्या आएगा, ये लोन पेयर ज्यादा आसानी से इसे प्रेस कर पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम हो गया, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। ओके सर, है थैंक ना यू सर। श्रेय? जो ये डॉट मैंने सिखाया है ना बेटे, हर जगह यही लगाना है, चाहे सराउंडिंग एटम बड़ा हो रहा हो चाहे सेंट्रल एटम बड़ा हो रहा हो। हाँ जी आर्यन चोपड़ा जी, अब बताओ क्या पूछ रहे थे? तो 30th का आंसर बी नहीं होना चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बी कैसे होगा? और बी में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, कैन नॉट बी। थर्ड में आपके पास 2 एटम पर पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट हो गया और एक एटम पे 2 नेगेटिव हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। राइट। यस हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है में से। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। वंशिका बेटा इस क्वेश्चन में भी क्या है, एक बॉन्ड लेंथ ऐसी है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
3 के बारे में कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शंस पे बेस होना पड़ता है। हम ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल ऑलवेज बी शॉर्टर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो वन थिंग इज क्लियर कि मेरे पास सी सी सिंगल बॉन्ड बड़ा होना है सी सी डबल बॉन्ड से। तो मेरे पास ऐसी ऑप्शन सिर्फ एक है, दैट इज बी। राइट, क्लियर? अब मैं CO और CC को कंपेयर कर सकता हूं और इवन CH को भी कर सकता हूं। CO, CC, CH, यहां पर एक C कांस्टेंट है, तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ले लिया, कार्बन इज बिगर देन ऑक्सीजन इज बिगर देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। नाउ इट इज क्लियर दैट CC सिंगल बॉन्ड इज बिगर देन CO सिंगल बॉन्ड is bigger than C single bond H, but we cannot work out कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो किससे छोटी और किससे बड़ी होगी। ये पक्का है कि CC सिंगल बॉन्ड से छोटी होगी। तो इस तरह से हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ जी हरनूर। यस सर। सर इसमें जैसे ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर वो बॉन्ड लेंथ को छोटा नहीं करेगा? किया तो है छोटा हमने, CO is smaller than CC सिंगल बॉन्ड। और सर CH से हाइड्रोजन तो एक्सट्रीमली स्मॉल है ना, तो बॉन्ड लेंथ इज डिसाइडेड बाय सम टोटल ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ 2 एटम्स। राइट, दोबारा बताना। आपके पास हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, दैट इज द सम टोटल ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। तो जो आपके पास 2 एटम्स हैं उनके सम टोटल के आसपास ही आएगा ना, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जाएगा। हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर देन ऑक्सीजन, तो CH बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ CO। यस सर। Next question number 29. A molecule is square planar with no lone pair. Such arrangement is possible only in coordination chemistry. Such arrangement is possible only in coordination chemistry, where we have DsP2 hybridization with square planar arrangement. आपके पास जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनमें स्क्वायर प्लेनर जब भी आएगा 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर पर आएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है और विदाउट लोन पेयर है, सो इट कैन बी दीज मॉलिक्यूल्स ओनली जहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। So this is all up to page number 5, question number 30 तक। Next I am moving to page number 6. पेज नंबर 6 पर मेरे पास क्वेश्चन है 32 और 35, दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेज के। 32, इन BF3 the BF bond length is 1.30 angstrom. When BF3 is allowed to be treated with trimethyl nitrogen, it forms an adduct. The bond length of BF in the adduct is, हमें पता लगाना है कि बॉन्ड लेंथ BF3 की B और F की क्या होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी। राइट, तो हमारे पास BF3 का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बैक बॉन्डिंग। BF3 मॉलिक्यूल में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। जो ये बॉन्ड लेंथ है उसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है। जब BF3 कंबाइन करेगा ट्राई मिथाइल अमीन के साथ, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन और बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई। बोथ ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
यहां पर बोरॉन sp3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म हो जाएगा जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बन रहा था। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा। If bond order is decreasing, bond length is increasing. So it must be greater than 1.30. Okay, sir. Right? तो BF3 मॉलिक्यूल में पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की एडवांटेज। देखिए जो फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं वो 11th और रिपीटर्स में सेम ही आएंगे, लेकिन जब हम रिपीटिंग क्लास लगा रहे हैं हम किसी भी टॉपिक को पकड़ सकते हैं ना। हम पी ब्लॉक से लें, हम ऑर्गेनिक से लें, हम कोऑर्डिनेट से लें, कहीं से लें, क्योंकि बॉन्डिंग इज स्प्रेडेड थ्रू आउट, पूरी केमिस्ट्री में स्प्रेड है। जब हम 11th में पढ़ते हैं तो हम 11th में फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन 32 है ये कहाँ पढ़ेंगे? पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली में। जो 29 है कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना। इसी तरह से हमारे पास ये जो है आपके पास हाइड्राजोइक एसिड या डायजोमीथेन कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक में, राइट। तो उस तरह से आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस की रेंज बनती है, तो वो क्वेश्चंस को यहाँ ब्लेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। ओहो, यहाँ तो कुछ और गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, लिख लीजिएगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो जब चैप्टर आएगा तब समझ लेंगे। ऑप्शन ए, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, सॉरी रेजोनेंस हो गई, और रेजोनेंस के बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ गया। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, लास्ट टू लास्ट, फॉर्मिक एसिड, उसके जैसा ही है। चार्ज स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर, so this structure is more stable. B option, we have CH2 CHCl and then we have CH2 negative CH double bond Cl. Again charge structure is less stable than neutral, तो मेरे पास ये ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। सारी ही ऑप्शंस में लगभग चार्ज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लगभग नहीं दिया हुआ ही है, तो मेरे पास जो डी ऑप्शन है उसमें भी मैं यही देख रहा हूं। राइट लेफ्ट वाले में कंप्लीट ऑक्टेट है, न्यूट्रल है, और राइट वाले में मेरे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और चार्ज है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। इसलिए आपके पास लेफ्ट वाला मोर स्टेबल है, राइट वाला लेस स्टेबल है। लेकिन यहां एक कंसेप्ट आया जो ऑर्गेनिक से आता है, उसे एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर, राइट। अब ये जो मेरे पास कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। तो यहां मैं न्यूट्रल और चार्ज को नहीं देख रहा हूं, एरोमेटिसिटी को देख रहा हूं, राइट। ऑर्गेनिक में हम एक स्ट्रक्चर पर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसे एरोमेटिसिटी कहते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैव हायर स्टेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है, इसीलिए कई बार क्या मैं हर बार कहता हूं 11th लेवल पे KVBY मत दीजिए, राइट, 12th में दीजिए। कारण अगर ये क्वेश्चन वहां आ गया, ऊपर तो सिर्फ रेजोनेंस लिखा है, अब एक स्टूडेंट जो 11th लेवल की स्टडी करके गया है और एरोमेटिसिटी तक पहुंचा नहीं है, वो इसको कैसे अटेम्प्ट करेगा? उसके लिए तो यही होगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड कंप्लीट ऑक्टेट देखना है, तो उसके लिए चारों ऑप्शन में लेफ्ट वाला ही मोर स्टेबल होगा, राइट। सो आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एंट्रेंस में एक अलग तरीके की अप्रोच चाहिए, और इस बैच में हमारे पास प्रिविलेज है कि हम कहीं से भी उठा सकते हैं ना। तो हमारे पास एरोमेटिसिटी के बेस पर यहाँ थर्ड ऑप्शन में राइट वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट वाले से ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी सुखमनी। सर इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं सी पार्ट में कि जो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर उसमें एंगल स्ट्रेन है।
वो तो राइट वाले में भी है, उसमें भी तीनों कार्बन sp2 है, दूसरे में भी तीनों कार्बन sp2 है ना। एंगल स्ट्रेन में तो चेंज नहीं आया ना, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होता तो हम कह सकते थे कि वो स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन यहाँ आपके पास एंगल स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वजह एक ही है, एरोमेटिक करेक्टर। ओके सर। हाँ जी, हो गए 37 तक सारे। सर क्वेश्चन 36 में पार्ट बी में कंफ्यूजन है। पार्ट बी की कंफ्यूजन तो अभी रिमूव की हमने। सर जो राइट ये साइड वाला उसमें प्लस हो, ये देखो 20th क्वेश्चन में आपके पास जो राइट वाला है वो है CH2 नेगेटिव, वो ये वाला स्ट्रक्चर है C, है ना, और जो मेरे पास लेफ्ट वाला है वो A स्ट्रक्चर है। तो C और A में कौन स्टेबल है? A। समझ गए बात को? तो ये तो डायज़ोमीथेन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है ना उसमें। हाँ जी, हो गए 37 तक। चलिए नेक्स्ट पेज। इस पेज पर मेरे पास दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 38 एंड 42, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो रेजोनेंस? बेटा C will not show resonance from adjacent group. C can show resonance due to benzene, right? तो हम रेजोनेंस ऑप्शन के बेस पे निकाल सकते हैं कि जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो C है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज खींच नहीं सकता, राइट। आपके पास रेजोनेंस के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। कौन से का डी बोल रहे हैं आर्यन चोपड़ा जी? क्लियर हो गया, अब 38 का बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रेजोनेंस हो जाएगी, राइट। आपके पास रेजोनेंस की वजह है एक पॉजिटिव चार्ज ऑर्बिटल एडजेसेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है ना। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो ऑप्शंस में तो आप जरूर पूछिए, मैं फिर भी एक बार समझाता हूं 38 के डी के रिस्पेक्ट में। नानकी आप बता सकती हैं रेजोनेंस की वजह क्या पढ़ाई है मैंने? ड्राइविंग फोर्स। दिव्यांश, नानकी की आवाज ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही। दिव्यांश। यस सर। ड्राइविंग फोर्स ऑफ रेजोनेंस इज सिमिलर एटम विद अनइक्वल बॉन्डिंग, करेक्ट। तो मेरे पास ये 3 कार्बन एटम हैं, अगर मैं इस एक कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानूं तो इसके दोनों तरफ कार्बन के पास एक के पास डबल बॉन्ड है और एक के पास पॉजिटिव चार्ज है। नाउ आई हैव टू डिसाइड मुझे वो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किसके बीच में बनाना है, राइट। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैसे बताऊंगा कि लेफ्ट वाले के साथ बनना है या राइट वाले के साथ बनना है? इसलिए एक बार मैंने टॉप वाले के साथ बना दिया और एक बार मैंने बॉटम वाले के साथ बना दिया। समझ गए बात को? तो मेरे पास एक कार्बन एटम है फर्स्ट कार्बन, इसके अराउंड दोनों कार्बन एटम एक बराबर हैं। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पर जाएगा, तो मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स को बना दिया, इसी को रेजोनेंस कहते हैं, राइट। इसी तरह से हमने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, which of the following which will be the least stable resonating structure? बेटा C हो जाएगा, C will be least stable resonating structure। रीजन क्या है?
एडजेसेंट पोजीशन पर दो पॉजिटिव चार्जेस का अपीयर हो जाना। पोलर पाई बॉन्ड का फीचर होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पाई इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, और इस पर्टिकुलर बॉन्ड पोलैरिटी के कारण यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं सर? 40th क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन होगा वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एन के पास पॉजिटिव चार्ज भी तो आना चाहिए, वो मेंशन नहीं है। एन के पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड N O CH3, यू कैन से सो। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ होगा ना। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया और ये वाला चार्ज इधर चला गया। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। बेटा जब भी नाइट्रोजन टेट्रावेलेंसी शो करेगा तब उस पे पॉजिटिव आएगा, अगर वो ट्राइवेलेंट है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ओके सर, थैंक यू हाँ सर। जी, वेलकम बेटा जी। हाँ जी, और सर कोई क्वेश्चन रह गए इस पेज पर? 42 में बी बी में क्या कंफ्यूजन है आपको? सर एक बार बना के दिखा दो उसका स्ट्रक्चर। नहीं, स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, आप बताओ ना, आप उसमें क्या चीज चाह रहे हो, क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है? सर लाइक चार्जेस मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस भी नहीं हो सकते ना? लाइक चार्जेस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पे नहीं हो सकते, यही कारण है कि मैंने सी वाले को अनस्टेबल बोला है। बट सर इसमें मैक्सिमम इतनी दूर है, तो मुझे लगा ये होगा आंसर। नहीं, पॉजिटिव आपके नहीं। पास 2 वजह हैं, आप भी ये सही देख रहे हैं। आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव दूर चले गए तो अनस्टेबल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव पास आ गए तो स्टेबल हो गए, राइट? मैं ये यस सर। नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए, राइट? लाइक चार्जेस अगर आप एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, दैट इज मोर डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर in comparison to unlike charges on far away positions. ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। लास्ट पेज पर मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही पूछे हुए हैं, 44 एंड 45। इसमें कौन सी ऑप्शन में कंफ्यूजन है आर्यन? सर 45 में मुझे ए और सी में है। 44 में पूछ रहा हूँ। सर वो मैंने लिखी नहीं। ऑप्शन तो दिखे थे ना मेरे पास, 44 लिखा था ना, लिखा था 44 45। सर एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45, which of the following pair of structure are resonance structures? बेटा क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने, रेजोनेंस में कोई एटम मूव नहीं करता। अगर कहीं कोई एटम मूव करता है तो वो रेजोनेंस नहीं होती। स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 में जो 45 क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोजन मूव कर रहा है। आपके पास जो 45 फिफ्थ क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन पे कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऐसा बना है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर गया, ये इधर चला गया, ये एच इधर चला गया, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया जहां पर N और C के बीच में एक बॉन्ड है,
और यहाँ पर OH। तो आपके फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मूव कर रहा है। If hydrogen is moving between the two structures, it cannot be regarded as resonance। क्योंकि रेजोनेंस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, एटम्स मूव नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 में भी यही पूछा है, which of the following does not represent resonating structure। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? ए, क्योंकि वहां हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है। बी सी डी में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, ए में हाइड्रोजन की मूवमेंट है। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? पूरी शीट से कुछ रह गया अभी भी बता दीजिए। कल आपका टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी सुखमनी बोलिए। सर क्वेश्चन 38 में जो पहले पूछा था मैंने, उसमें बी पार्ट में जो राइट साइड पे, उसमें तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, एडजेसेंट पे। कौन सा क्वेश्चन? 36 सॉरी। ठीक है, 36 में। हाँ बोलिए। उसमें बी पार्ट में तो जो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर, उसमें नाइट्रोजन जो एडजेसेंट पे, उसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कैसे हुआ? मैं ये बात समझ नहीं पाया कि आपको दो नाइट्रोजन एटम्स पर लाइक अपोजिट चार्जेस होने से किस वजह से परेशानी है? सर क्योंकि नाइट्रोजन पे तो मतलब एक ही चार्ज स्टेबल हो सकता है ना, या नेगेटिव? मैं ये बात समझ नहीं पा रहा ना, ये कैसे बात कर रहे हो आप? कारण क्या है बेटे? अगर एडजेसेंट पोजीशन के चार्जेस देखो तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट है, राइट? आपके पास जो सेंट्रल एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। तो जो फंडामेंटल है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दो एटम्स का है। आपके पास लेफ्ट वाले में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और राइट वाले में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। रेस्ट स्ट्रक्चर को देखिए मत, राइट? एक स्टूडेंट लेवल पर ये गलतियां कॉमन होती हैं, इसीलिए आप लोगों से पूछता हूं आप क्या देख रहे हैं। जैसे जब आर्यन ने बताया कि उसने डिस्टेंस वाला पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखा, तब मैं समझ पाया कि वो क्या चीज लगा रहा है। वो रूल तो सही लगा रहा है, दैट लाइक अनलाइक चार्जेस मस्ट बी फार अवे, मतलब क्लोजर होने चाहिए, फार अवे होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अब आपने बोला तो मैं समझ पाया कि आप क्या देख रही हैं। आप एडजेसेंट पोजीशन पे नाइट्रोजन के दो अपोजिट चार्जेस को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। आपको लग रहा है या तो उस पर पॉजिटिव होना चाहिए या उस पर नेगेटिव होना चाहिए, बट दिस इज नॉट अ लॉजिक ना, क्योंकि एटम पर नेगेटिव और पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण आता है। जो नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होगा उस पर पॉजिटिव हो जाएगा, जो डाइवेलेंट विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नेगेटिव हो जाएगा। दोनों हो सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दोनों स्ट्रक्चर में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेफ्ट वाले में सी पर नेगेटिव चार्ज और राइट वाले में एन पर नेगेटिव चार्ज, राइट? यस सर। हाँ जी, क्यूआरएस से कोई क्वेश्चन? क्विक रिवीजन शीट। क्विक रिवीजन शीट हमेशा लास्ट के लिए ही रखी होती है, उसमें टाइम लगा है, उसको पहले नहीं अटेम्प्ट करना है। जब शीट थॉरली हो गई, आपको समझ में आ गई, अब आपको टाइम पर काम करना है ताकि ऑब्जेक्टिव पेपर देते हुए आपकी स्पीड स्लो ना रह जाए। तो ये क्वेश्चन अलार्म लगा के लगाने, 10 मिनट के अंदर खत्म होने चाहिए, राइट? चलिए, सो नो क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो शीट 5 निकाल लीजिए। शीट 5 किया ना सभी ने? हाँ जी आर्यन। सर क्वेश्चन 3 और 5। अच्छा, अभी शीट 3 के पूछ रहे हो आप? मुझे लगा वैसे कोई भी कंसेप्चुअल पूछ रहा है अभी जो कर रहे थे। शीट 5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 बोला आपने। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट C2 मॉलिक्यूल? जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल अंडर रेफरेंस C2 है,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन है के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2p/2। यहां मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, हाफ इंटू 2 to 4 4 8 minus 4 2। तो हमारे पास इट हैज बॉन्ड ऑर्डर 2 करेक्ट है, इट हैज 1 सिग्मा 1 पाई, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहां तक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सबको कंपनसेट कर गए, लास्ट में कितना बच गया, सिर्फ पाई बॉन्ड। इट मींस इट हैज ओनली 2 पाई बॉन्ड्स, इट हैज 2 पाई बॉन्ड्स। तो C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। नेक्स्ट आर्यन कौन सा कहा था, 5 और 4? 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक NO हो जाएगा बेटा, क्योंकि उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सर इसको जल्दी कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव में, मतलब पूरा बनाना पड़ेगा? प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। आपके पास 2s 2p मिक्सिंग कल समझाई थी लास्ट क्लास में, तो वहां पर हमने पाया कि B2 O2 O2 1 पॉजिटिव O2 1 नेगेटिव, ये पैरामैग्नेटिक है। O2 1 पॉजिटिव और O2 1 नेगेटिव की दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही ऑड नंबर है। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो जनरली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन एडिशन टू दैट ये 2 होते हैं। ये चीज समझ लो आप, राइट। अगर किसी के पास B2 और O2 का नंबर है तो भी वो पैरामैग्नेटिक है, बाकी जितनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर है, ऑड नंबर है, वो भी सारे पैरामैग्नेटिक है। तो O2 2 नेगेटिव में 18 हो गया डायमैग्नेटिक, NO पॉजिटिव में 14 हो गया डायमैग्नेटिक, Cn नेगेटिव में 14 हो गया डायमैग्नेटिक, NO में 15 हो गया पैरामैग्नेटिक, राइट। इवन एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले 2 ही मॉलिक्यूलर आयंस हैं या मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, दे आर B2 एंड O2। सर एक बार 2s 2p मिक्सिंग बता दो प्लीज। 2s 2p मिक्सिंग का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz का मिक्स करना, जिसकी वजह से सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाना और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा हो जाना। इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंस के कारण, इस पर्टिकुलर मिक्सिंग के कारण 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज्यादा हो जाती है, राइट। हाँ जी, और कोई रह गया इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 तक? So ninth question. Ninth question. Cyanide ion N2 are isoelectronic, but in contrast cyanide ion N2 is chemically inert. बेटा cyanide ion हाईली रिएक्टिव है और N2 हाईली अनरिएक्टिव है। उसकी वजह है कि N2 में कोई पोलैरिटी नहीं है और साइनाइड में नेगेटिव चार्ज भी है और पोलैरिटी भी है। पोलैरिटी कहाँ से आती है वो लास्ट क्लास में भी समझाया था। किसी भी मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो वो हाईली पोलर है, सिग्मा बॉन्ड है तो भी पोलर है, लेकिन पाई बॉन्ड है तो हाईली पोलर है, बिकॉज पाई बॉन्ड इज बाउंड टू शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ जी बेटा, 14 तक। 14th क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होगा ये ऑप्शन में? अभी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। कितना आ रहा है बेटे बॉन्ड ऑर्डर आपके हिसाब से? श्रेया 14th में कितना आ रहा है? सर
NO प्लस का कम आ रहा था, 1 मिनट। कम ही आएगा बेटा, NO का बॉन्ड ऑर्डर नहीं, NO प्लस का ज्यादा आएगा, ये 2.5 आएगा और ये 3.0 आएगा, क्योंकि NO पॉजिटिव तो N2 हो गया ना, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ओके सर। है ना। अब NO में ऑड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 15 है, ये 14 है, तो इसका मतलब आपके पास जो NO था वो पैरामैग्नेटिक था और NO पॉजिटिव डायमैग्नेटिक हो गया और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। ओके सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 9। 3 तो हो गया, 9 भी हो गया। चलिए, अच्छा मैंने बाद में देखा, पहले पूछ लिया आपने। हाँ जी, 14 तो हो गए सभी। नेक्स्ट पेज। मैंने 22 तक कहे थे करके आने के लिए। कुछ पूछना है आपको यहां तक? क्वेश्चन नंबर 22 तक कुछ पूछना है? नहीं है। चलिए फिर आगे लिखेंगे। सो दीज वर द असाइनमेंट्स DPP4 DPP5। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में यहीं तक का सिलेबस पूछा जाएगा। आज मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराऊंगा, वैसे पूछी जा सकती है, आप सबको आती होती है, बट स्टिल क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कराई हैं, इसलिए मैं टेस्ट में उसे नहीं डालूंगा, राइट। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले एक कंसेप्ट कराना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाल के। आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारी जगह आ जाता है, लेकिन अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस में ही आता है। लिखिएगा, bond order of CO positive, bond order of CO positive is more than bond order of CO. However, number of electrons is decreasing. Number of electron is decreasing and bond order in corresponding homonuclear species is also decreasing. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड N2 1 पॉजिटिव के बराबर है और CO जो है वो N2 के बराबर है। CO का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, N2 में 14 है, CO 1 पॉजिटिव में 13 है, N2 1 पॉजिटिव में 13 है। मैं नहीं चाहता इस डिस्कशन का इफेक्ट बाकी हेटेरोन्यूक्लियर पर जाए, इसलिए कहा नोट डाल के लिखेगा। हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज में ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, रेस्ट ऑल में आप कॉरस्पॉन्डिंग होमोन्यूक्लियर स्पीशीज लगाकर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह ही एक्सप्लोर करनी है। हमारे हिसाब से जितने भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज 14 से 13 की तरफ जाते हैं, सबका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। साइनाइड आयन ले लीजिए, साइनाइड आयन में CN नेगेटिव इज मोर देन CN नेगेटिव 14 है, CN 13 है, लेकिन इन सारे ऑर्डर से हटके, लीग से हटकर बिहेवियर कार्बन मोनोऑक्साइड में है। लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between carbon and oxygen, electronegativity difference between carbon and oxygen is very high, which affects
energy of anti-bonding to s orbital. तो बेटा मेरे पास ये कार्बन की 2s2p है, ये ऑक्सीजन की 2s2p है। ऑक्सीजन के 2s2p में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास बीएमओ की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, तो सिग्मा 2s की एनर्जी दोनों से कम होगी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आज की क्लास स्टार्ट हुई थी आर.एन. चोपड़ा के क्वेश्चन से कि सर एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कैसे हुआ? तो हमने वहां लिखा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज हायर कंट्रीब्यूशन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इस बीएमओ की एनर्जी दोनों से कम होनी है, 2s से भी कम होनी है। कार्बन के 2s की एनर्जी ऑक्सीजन के 2s से बहुत ज्यादा है, तो जो एनर्जी लॉस इसको जाएगा वो एनर्जी लॉस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को चला जाएगा। तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास 2p की ऑर्बिटल से ज्यादा निकल जाएगी। हमारे पास ये पाई 2px, ये पाई 2py ऑर्बिटल है, जिसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। तो यहां जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है दैट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz. Why? Because less electronegative atom has higher contribution in ABMO. Carbon has higher loss of energy when it forms BMO sigma 2s. So आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की होने के कारण CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। ये CO है। जब CO1 पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिटल से जाएगा। तो CO1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है KK सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा हमारे पास 1s2s2p, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 and sigma star 2s1. So bond order is half of 2 to 4 and 6 10, 10 minus 3, that is 3.5. Highest bond order found in any molecular species, right? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब कैटायन बनाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाता है, और उसकी वजह है कार्बन और ऑक्सीजन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नोट कीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने यहाँ पे कुछ बताया था, यहाँ से एकदम बढ़ जाता है। मैंने कहा कि जो सिग्मा 2s बनी है BMO, उसकी एनर्जी कार्बन और ऑक्सीजन के 2s से कम होनी है। तो कार्बन को जो एनर्जी लॉस हुआ वो सारा एनर्जी गेन किसको होगा? सिग्मा स्टार को, जिसकी वजह से वो एनर्जी p ऑर्बिटल की BMO से ज्यादा हो जाती है।
हाँ जी ध्रुव बोलिए। सिग्मा स्टार 2s2 आएगा ना, ऑक्सीजन भी करेगा पार्टिसिपेट उसमें। बेटा CO1 Contribute। पॉजिटिव लिखा मैंने ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। CO में हाँ 2s2 आएगा, अच्छा ठीक है ना, ठीक है CO सर, पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए जी। 10-3 क्यों करा आपने? जितने इलेक्ट्रॉन थे माइनस कर दिए। BMO माइनस ABMO नहीं होता फॉर्मूला। सर 10-2 नहीं होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में और 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में। क्या हो गया है? ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चे, 2 इसमें एक इसमें। सर किधर? स्क्रीन पे देख रहा है, चल रहा है नेट। एक सर KK में होगा ना, KK में एक सिग्मा स्टार 2s 1s इसमें और एक इसमें। ठीक है सर। अब तेरा आंसर या तो 1 होना चाहिए था या 3 होना चाहिए था। तू कहां से ले आया बीच में निकाल के? अगर तेरे को KK नहीं दिख रहा तो तुझे बोलना चाहिए था 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन माइनस करो। ये 2 कैसे दिखे? सर मैंने के नहीं देखा था। हाँ तब तो 1 लिखना चाहिए था ना तुझे। 10-1 करो सर। ओके सर। अगर के नहीं देखा, वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन ही तो मुझे समझ नहीं पाता मैं कि बच्चे देख क्या रहे होते हैं। या तो 1 दिख रहा होगा या 3 दिख रहा होगा, 2 कैसे दिखा? So this is an exceptional behavior because of very high electronic difference more than 1. In no other heteronuclear species we have electronic difference more than 1, right? Wheresoever electron difference is greater than 1, there the same behavior appear. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ है वैसा ही होना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, थॉट कहां से आया, दैट्स इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली लिंक्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, राइट। आप सभी जानते हैं साइंसेस में थियरी का बेस क्या है। हम कुछ एक्सप्लोर करने निकले और हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी चीज दिखाई दी, फिर हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो थॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहां से आया कि जहां कहीं भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़ा है वहां कंपाउंड एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखा जाता है, लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सर्टेन केसेस डायमराइजेशन, हायर विस्कोसिटी, हायर सॉल्युबिलिटी, अलग अलग फीचर है। अमोनिया के केस में हायर सॉल्युबिलिटी, ग्लिसरॉल के केस में हायर विस्कोसिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में डायमराइजेशन से हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पता ही है, राइट। तो हमने उसको एक्सप्लोर करना चाहा कि क्या वजह रही होगी। इन ऑल सच केसेस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू NOF, the covalent bond is polar because the shared pair of electron gets shifted towards more electronegative atom, producing partial positive and partial negative charges at two ends, giving rise to dipole formation. ये dipole formation कुछ नया नहीं है। जहां भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहां ये डायपोल आएगा ही आएगा। So here also we have a dipole moment. Here also we have partial positive and partial negative charge between hydrogen and fluorine. All such molecules on coming closer to each other undergo cluster phenomena, cluster formation due to dipole-dipole attraction. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्पेशल केस, अलग सी चीज नहीं है। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन बीच में इन्वॉल्व है
इसके कारण उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अदरवाइज इट इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ओनली। तो हम क्या कह रहे हैं, दिस फिनोमेना इन विच hydrogen atom covalently linked with nitrogen, oxygen, fluorine in a molecule is held upon other side with dipole-dipole attraction with same or other molecules of same or other compound is known as hydrogen bonding. So hydrogen bonding is nothing, it is just a special case of dipole-dipole. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का एक नया नाम है, जहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। राइट, नोट कीजिए।
आज हो गया, चलो नेक्स्ट। पॉइंट तो आसान टॉपिक है, सबको पता है, तो वैसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पता नहीं कितनी बार पढ़ती है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप, सभी को पता है, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बहुत ही कॉमन है, उसके लिए कोई स्पेशल फोकस की जरूरत नहीं है। वाटर और वाटर के बीच में, वाटर और अमोनिया के बीच में, अमोनिया और अमोनिया के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सभी जगह इंटरमॉलिक्यूलर है। जहां हमें नीड रहती है, स्ट्रेस रहता है, जिसको हमारे लिए विजुअलाइज करना जरूरी है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर में हमें देखना है कि कहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन is held on other side by dipole-dipole attraction within same molecule with another electronegative atom। तो हमारे लिए इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड कॉमन ही है, हमें पता ही है उसका मीनिंग क्या है, विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो विद इन सेम मॉलिक्यूल हमारे पास किसी दूसरे एटम के साथ जुड़े हो। सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स जिस पर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, orthonitrophenol, and we have selsaldehyd। सेल्सल्डिहाइड और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन एटम है। So here we have intramolecular hydrogen bond. So O-nitrophenol, that is orthonitrophenol, and we have salicylic। इन दोनों मॉलिक्यूल में हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगी, कहां पर होगी? So intramolecular hydrogen bonding is also known as chylation। chylation का मतलब होता है साइक्लाइजेशन। chylation involve 5 और 6 membered cyclic structure। तो जहां भी आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, वहां 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। कैसे? स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। जब 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल atoms are combining through the dipole-dipole interaction which involves hydrogen। So that dipole-dipole attraction is called hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding। It decreases the boiling point of a compound as well as their solubility। Why? Molecular hydrogen bonding से तो फायदा होना चाहिए। ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल अपने आप में बॉन्डिंग शो करेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से शो नहीं कर पाएगा। बॉन्डिंग के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 2 नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई
तो जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स होगी वो वीक हो जाएगी। वही आगे लिखा है, द चिलेशन बिटवीन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स restricts the possibility of intermolecular hydrogen bonding। क्योंकि चिलेशन हो गई विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सर्कल बन गया, तो दूसरे बाहर के एटम के लिए जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, एंड दस प्रिवेंट्स क्लस्टर फॉर्मेशन। तो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल नहीं जुड़ पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ इट इज आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस। हम पैरा नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल ले लेते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल को मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं ताकि मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा सकूं। तो मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल है, इस तरफ OH जुड़ा है, इस तरफ NO जुड़ा है। पैरा पोजीशन हो गई 1,4 पोजीशन। दूसरे मॉलिक्यूल में भी पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा है। तीसरे मॉलिक्यूल में भी पैरा पोजीशन पर NO जुड़ा है। अब जो यहां पर H आएगा उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहां पर जो H आएगा उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे से आगे चलती जाएगी। तो ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए, क्लस्टर बन गए, ग्रुप बन गए। तो एक को निकालने की कोशिश करोगे दूसरा पकड़ लेगा। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट एनहांस हो जाएगा। तो पैरा आइसोमर्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। राइट, नोट कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, यहां से नोट कीजिए। सर इससे पहले वाला लास्ट पॉइंट दिखाना। निकल के दिखा इस कमरे से बाहर। वंशिका क्या पूछना चाहते हैं आप कीटोन में? सर जैसे आपने कहा कि मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 to 6 होने चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो अगर नाइट्रो ग्रुप के जगह डबल बॉन्ड O होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर नहीं करेंगे? बेटा बेंजीन में होगा ही नहीं ना कभी भी, ओके है ना। कीटोन में भी हो जाता है अगर बीच में कोई और कार्बन हो, है ना। जैसे अगर आपको याद हो, आपने ये पढ़ा है CH3 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड था। तो यहाँ कीटोन की वजह से बन गया। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। यहाँ लिखवा नहीं रहा हूं, नहीं तो नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे, कुछ और आ जाएगा।
बेटा इंटरमॉलिक्यूलर भी लिख के लीजिए, उसमें कुछ खास नहीं है. हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड मॉलिक्यूल इज हेल्ड ऑन अदर साइड बाय डायपोल डायपोल अट्रैक्शन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सेम ही फीचर हैं और आप सबको पता ही है, उनमें कुछ ऐसा नहीं है. इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं.
हाँ जी, हो गया। बेटा ये मैंने लिस्ट लगाई है उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड HF, solubility of ammonia in water, higher molecular mass of carboxylic acids क्योंकि डायमराइजेशन हो जाती है, formation of KHF2, low density of ice, high viscosity of glycerol and in DNA. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जिनको सारों को लिस्ट ही नहीं किया जा सकता, वो चैप्टर टू चैप्टर ही आएंगे, लेकिन ये वो हैं जिन पर मेजर क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पूछे जाते हैं। NH3 soluble, PH3 is insoluble. Why? Because NH3 can form hydrogen bond. Why boiling point of water is exceptionally higher among hydrides of group 16? Reason is hydrogen bond. Why boiling point of HF is extraordinarily higher in elements of group 17? Reason is hydrogen bond. High viscosity of glycerol. ग्लिसरॉल सबको पता ही है, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली ग्लिसरीन, उसकी हायर विस्कोसिटी क्यों है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? इन कॉन्सिक्वेंसेस में से कोई जो आपको क्लियर ना हो, आप चाहते हो और डिटेल थोड़ा सा समझे? हाँ जी, पारुष पूछना कुछ? ओके, हो गया, नोट कर लिया सबने? डन। बेटा जो कल का टेस्ट रहेगा टाइमिंग वही रहेगा 10:30। टेस्ट जो है वो मोबाइल ऐप पर ही होना है, रिपीटर्स का एक अलग ग्रुप है उसी के अंडर होना है, राइट? तो मैं बच्चों को ऐड कर दूंगा जो जो मैं ग्रुप में ऐड किए हुए, राइट? सो अकॉर्डिंगली आप लोग टेस्ट देंगे 10:30। 45 क्वेश्चन नीट स्टैंडर्ड पैटर्न पर होंगे, 4 + 1 - 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, राइट? क्लियर टू ऑल? अगली हैप्पी दिवाली टू ऑल। नेक्स्ट क्लास विल बी शेड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, राइट? तो इस सैटरडे की क्लास हमने कल ले ली थी, नेक्स्ट वीक वी विल टेक अप क्लास ऑन ट्यूसडे, राइट? तो कल का टेस्ट देने के बाद आपको अगली क्लास अगले ट्यूसडे को होनी है, उसमें बाकी क्वेश्चन शीट 5 के पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगला चैप्टर मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा। जिस किसी को लगाना हो वो लगा सकता है, जिस किसी को अपने आप को रिमूव करना हो तो मुझे रिक्वेस्ट डाल दें, तो मैं अकॉर्डिंगली ग्रुप में से निकाल दूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट? नेक्स्ट चैप्टर हमने मोल कंसेप्ट लेना है। मोल सभी को पता ही है, न्यूमेरिकल बेस चैप्टर है। तो पहला बॉन्डिंग था थियरी बेस, अगला ब्लेंड करेंगे न्यूमेरिकल बेस मोल कंसेप्ट को।
एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? हाँ जी ध्रुव। सर क्लास से रिलेटेड नहीं है, मैंने पूछना था कि इस हफ्ते ऑफिस खुला रहेगा? बेटा आज तो खुला है, कल आफ्टरनून तक खुला होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा 3 दिन के लिए, क्योंकि स्टाफ को भी दिवाली ब्रेक चाहिएगी। ठीक है। ओके बेटा।